इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता समानतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, यह दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम की उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, इसका कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं पूछे गए, तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो लखनऊ में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो 1916 में अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी। तो 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो 1916 से 1922। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो इसका कथन एक असत्य है, क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। शेष कथन इसके सत्य हैं। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। होम रूल आंदोलन यानी आधुनिक भारत के इतिहास में होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कामनवेल और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया।
तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव सचिव इसके एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया था। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, जो बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार थे। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। दोनों लीगों ने अपना अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं यानी तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे कि गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, जैसा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में था। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमन बिल में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया गया, तो कुछ है होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट के लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लेवेटस्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। इससे संबंधित परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ की? तो एनी बेसेंट ने 1916 ने। 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तो ये तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही तो गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था तो वह था होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. अलकाट का। शेष बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम. सुब्रमण्यम अय्यर, इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर सी.आर. दास। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ये प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 12 कि एनी बेसेंट इनके संबंध में 3 कथन, इनमें सही कथन बताना है। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी था, तो ये भी कथन सत्य है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, तो इसकी संस्थापिका ये नहीं थी बल्कि ब्लेवेटस्की थी। वह अलकाट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, ये भी कथन सत्य है। यानी 1889 में इसकी सदस्य बनी थी।
1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। तो आज यहीं तक। इसके आगे के टॉपिक और के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व इनसे संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।